बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी, वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड के ऊपर जिन लोगों ने जो जो काम सोचा होगा सब कर लिया होगा। आई होप। मैंने जो सोचा था मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं सुस्त हूँ। ये मैं हमेशा रोज़ सुबह सुबह आके एडमिट करती हूँ कि मैं सुस्त हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं होते, वो अपना काम कर लेते हैं और ये अच्छी बात होती है अपना काम करना टाइम के ऊपर। ये मैंने अपने आप को कहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने वीकेंड पे बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हुई थी। लाहौर के अंदर हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह हुआ और जो सकाफती मेला है ये सज गया। कल प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब इन्होंने हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह किया, उसकी तकरीब में शिरकत हुई और जनाब बड़ी ग्रैंड गैदरिंग थी। आई मस्ट से कि बड़ा अच्छा एक सेटअप बनाया गया और उसमें बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं। लेट्स सी, अभी कुछ दिन ये जारी रहेगा और देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इस पर हम ज़रा आगे जाके और भी बात करेंगे। और आपको पता है लाहौर के अंदर, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियां हो रही हैं। तो ऐसे में जो कदाफ़ी स्टेडियम है उसकी इफ्तिताई तकरीब तो हमने देखी, लेकिन कल जो है नेशनल स्टेडियम कराची की जो रंगारंग इफ्तिताही तकरीब है वो होगी। सो हर स्टेडियम जिसको रेनोवेट या अपग्रेड किया गया है उसमें इफ्तिताही तकरीबात उनकी की जा रही हैं और ये भी एक अच्छी चीज़ है। जो अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट करने वाली है वो हम ज़रूर करते हैं। उसके साथ साथ आपको पता है एक और चीज़ भी लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली चल रही है, वो है ट्राई नेशन सीरीज़, जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आज 9:30 बजे मैच है, जिसमें न्यूजीलैंड ने अभी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। और ये मैच कैसा होगा इस पर भी हम बात करते रहेंगे। बीच में जो भी मुझे क्रिक इन्फो पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है पॉलिटिकल ख़बरें हम आपको ज़रूर बताते हैं। PTI और हुकूमत के दरमियान जी आपको पता है महाजराई है, रुकने का नाम नहीं ले रही, रोज़ कुछ नया आता है ट्विस्ट। अगरचे 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से PTI से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो सवाबी जलसे में किसी तहरीक, लॉन्ग मार्च कम से कम अगले लाएमल का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तकरीरें हुई, बहुत सारी शोला बयानी देखने में आई, लेकिन इन तकरीरों में शोला बयानी के अलावा कुछ नहीं था। अब PTI जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है, लेकिन अलायंस में शिरकत के एक दिन बाद ही मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है। और इस पेशरफ्त के बाद अब ये भी देखना पड़ेगा कि मौलाना साहब इस अलायंस का हिस्सा रहेंगे या फिर हुकूमत पहले की तरह उन्हें राज़ी करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ जी अदलिया के हवाले से उनकी जो आपसी लड़ाइयाँ हैं वो भी कुछ सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस की जानिब से ख़त सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नया चीफ जस्टिस होगा वो किसी दूसरे हाई कोर्ट का जज ना हो, बल्कि उनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। ताहम हुकूमत ने आज ही जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर रखा है और इस इजलास को बुलवाए जाने के बाद से एतराज़ात मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ख़त लिखा है जिसमें इजलास को मौखर करने का मुतालबा किया है, जबकि PTI के जो सेनेटर हैं अली जफ़र, उन्होंने भी चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिखा और इस इजलास को 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ केसेस का फैसला होने तक मौखर करने की दरख्वास्त की है। और गुज़िश्ता रोज़ जी आइनी बेंच के रुकन ने केस के फैसले में इजाफी नोट भी लिखा और जिसमें रेगुलर बेंचेस को ख़बरदार किया कि वो कानून और आइन की तशरीह से मुतल्लिक़ मामलात में आइन के आर्टिकल 191A के तहत अपने दायरा में रहे, उसको दायरा अख्तियार करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने भी कहा है कि आर्टिकल 184 के मामलात में सिर्फ आइनी बेंच समाअत कर सकता है और किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का अख्तियार नहीं है और 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। ये तो हो गया जी अदलिया का मामला। लेकिन दूसरी जानिब आपको पता है मईशत के महाज पे भी कुछ खबरें हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लेकिन सबसे पहले जो 8 फरवरी को जलसा हुआ तहरीक इंसाफ का, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने मेरे प्रोग्राम में वक्त दिया। अच्छा जी फवाद साहब, सबसे पहले तो हम इस जलसे की बात कर लेते हैं। बड़ी बात हो रही थी इस हवाले से, तहरीक इंसाफ कह रही थी कि इजाज़त मिले ना मिले जलसा तो होगा, हुआ भी। कैसा हुआ जलसा आपके ख्याल में? जलसा अगर आप अरमला KPK की सियासत को देखें तो KPK में इस तरह के जलसे मामूल हैं।
सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि वहाँ जो भी पार्टी होती है, चाहे जमात इस्लामी हो, एएनपी हो या इवन पीपल्स पार्टी, कुछ इलाकों के अंदर इतने बड़े और इस तरह के ही जलसे करती है, तो उस जलसे के अंदर गैर मामूली कुछ नहीं था। हाँ, गैर मामूली ये था कि उसमें अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर में कुछ अल्फाज थे, वो इंतहाई गैर मामूली थे। रियासत का एक हिस्सा है वो। रियासत जो है वो किसी शख्स की नुमाइंदगी नहीं करती, किसी शख्स को या किसी इदारे के लिए वो रियासत नहीं कहते। रियासत अवाम और जो उसके अंदर इदारे हैं वो मिलकर बनाते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर ही थूक दिया, यानी कि उन्होंने अपने मुंह के ऊपर ही थूक दिया। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी। बाकी इसके अलावा तकारीर करना, जलसे के अंदर बड़ी बड़ी बातें करना, इमरान खान साहब को छुड़वा लेने के दावे करना, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। हाँ, एक चीज़ खुशाइंद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को 26 नवंबर बनाने से गुरेज किया, यानी कि उस मौके के ऊपर कोई बहुत बड़ा ऐसा एहतजाज करने से गुरेज किया कि जिसमें रिटेलिएशन पैदा हो या जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर उनको भी नुकसान पहुंचे। और फिर रियासत में आपको पता ही है यहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल करीब आ रही है। बिल्कुल वैसे ही मामला है कि जैसे एससीओ के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती थी, जिस तरीके से 2014 में चाइनीज सदर की आमद के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती थी। तो उन्होंने इस दफा समझदारी का मुजाहरा किया है, एक सवाबी का जलसा उन्होंने किया, अच्छी बात है। रैलियां निकाली उन्होंने छोटी छोटी जगहों पे, अच्छी बात है। ये उनका आईनी कानूनी जो भी आप हक समझते हैं इस मुल्क के अंदर किसी का हो सकता है, वो उनका हक है। उन्होंने एक जलसा किया जो गैर मामूली किसी सूरत नहीं था। जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू तो बड़ी तुंदो तेज है, मतलब महसूस ही होता है कि जैसे वो सुबह जाएंगे अडियाला जेल का दरवाजा तोड़ेंगे, जो अली अमीन गंडापुर साहब और बाकी लोग नहीं कर सके वो उसको जरूर करके दिखाएंगे। लेकिन अगर जलसे तक बात की जाए तो जलसा एक बड़ा मुनासिब सा, जैसे सियासी गैदरिंग्स सब करते हैं, जैसे सियासी गैदरिंग्स होती हैं उसी तरह की एक गैदरिंग। उसमें कुछ तकारीर, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि वो काबिल एतराज़ थी, उनके अल्फाज जज्बात में इस हद तक नहीं चले जाना चाहिए कि अपने मुंह के ऊपर थूकना शुरू कर दिया जाए। तो वो बस एक अजीब व गरीब बात थी। बाकी मजीद जो गुफ्तगू आपने की कि पीटीआई क्या इत्तेहाद बना पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इत्तेहाद बनाने के लिए, एक अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए एक बुर्दबारी की जरूरत होती है, एक मतानत की, संजीदगी की जरूरत होती है। आपको अच्छा, याद तो नहीं होगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं चाहूँगी जलसे के हवाले से मैं आपसे एक और सवाल कर लूँ, फिर हम इस ग्रैंड अलायंस पे आते हैं। वासिफ, जैसे आपने खुद भी कहा कि जलसा कुछ ठीक था, जैसे मुनासिब सा एक जलसा होता है वैसे किया गया। नॉर्मली हमने तहरीक इंसाफ के अगर जलसों का पैटर्न देखा जाए तो जब भी यहाँ पे कोई जलसा या एहतजाज किया जाता है तो उसके लिए अगला लाएअमल दिया जाता है या बात की जाती है जी कि आज हमने यही जलसा किया, अगली बार हम ये करेंगे। और फिर जब तकारीर भी होती हैं वो बिलो द बेल्ट जाना, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो ये करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, ये उनकी रविश रही है। बट डू यू थिंक कि ये जो जलसा है इसको बस फॉर द टाइमिंग समझा गया कि जलसा करना है, उसके बाद का कोई प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास नहीं था या किसी ने देना नहीं चाहा? क्योंकि ऑलरेडी जब भी इस तरह से तहरीक इंसाफ कुछ करती है तो फिर हुकूमत रिटेलिएट तो करती है उस चीज़ को। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सियासत को देखना तो कुछ बोझलपन है। असल में सारे पत्ते एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पत्ते बड़ी तेजी के साथ शो करती रही है, इस्तेमाल करती रही है। यानी कि उन्होंने 26 नवंबर को कहा लास्ट कॉल है। भाई, आप लास्ट कॉल ना कहते, आप ये कहते दरमियानी कॉल है, बीच की कॉल है, तो आपके पास लास्ट कॉल की गुंजाइश होती। जब आप तमाम ऑप्शंस तेजी के साथ इस्तेमाल कर दें, एक ही दफा में इस्तेमाल कर दें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि आपकी तहरीक बोझल होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जान निकलना शुरू हो जाती है, लोग आपकी बात पे यकीन करना छोड़ देते हैं, कारकुनान को पता लग जाता है आपने करना कुछ है नहीं। फिर सबसे बढ़कर बात यह कि सवाबी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होम ग्राउंड है। केपीके के अंदर आप जहां भी जलसा करेंगे वहां बस जलसा आप जितना मर्जी, मतलब एक जो है वो सुबह का सीएम खड़ा हुआ है जलसे के अंदर, बरसर इक़्तिदार पार्टी जलसा कर रही है, तो उस जलसे ने क्या जलसा होना है? जलसा तो बुनियादी तौर पे अपोजिशन के खिलाफ होता है, या अपोजिशन होते हुए जो है वो आप हुकूमत के खिलाफ करते हैं। जलसा अपनी हुकूमत में, अपने घर में, अपने खिलाफ तो नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि उस जलसे की उतनी जो है वो शिद्दत नहीं थी, उतना उसके अंदर खौफ नहीं था। बाकी लाएअमल की अगर आप बात करें तो जब आप सारे पत्ते इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर इतना आसान नहीं होता आपके पास ऑप्शन कि आप क्या करें। और फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात इल्म में है कि अभी 5 साल इस हुकूमत ने चलना है, यानी कि 1 साल हो चुका है, 4 साल अभी और चलना है। तो ये सारा कुछ आखिरी 2 साल 1.5 साल के अंदर होता है कि आप हुकूमत को डराते हैं, धमकाते हैं। पहले साल तो कोई हुकूमत आज तक गिरती हुई नहीं दिखाई दी। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 में कोशिश कर चुकी है, कोई फायदा नहीं हुआ था। पता नहीं कितने दिन धरना होता रहा था वहां पे, आखिरकार उसको भी खत्म करना पड़ा। खुद खान साहब मौजूद थे, कितने लोग धरने में हुआ करते थे, क्या कुछ होता था, ये सबको इल्म है।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी तेजी के साथ अपने आप को एग्जॉस्ट करती रही है, ये आपको कछुए और खरगोश की रेस की वो कहानी याद होगी कि जो बचपन में हम किताबों में पढ़ा करते थे कि कछुए और खरगोश की रेस हुई और खरगोश जो है वो बहुत तेजी से दौड़ा, उसके बाद सो गया और कछुआ जो है वो रेस के अंदर पहुंच गया। तो सियासत बुनियादी तौर पर जो है वो कभी तेज और कभी सुस्त चलने का नाम होता है। वो एक स्पीड के साथ नहीं चला करती, कॉन्स्टेंटली आप उसके ऊपर जो है वो अपने ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन ज़ाहिर है कि महदूद होते हैं, चालें महदूद होती हैं और उन चालों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे तो एक वक्त में इस्तेमाल कर लें, एक ही घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें, फौरी इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलते रहें। बहुत सारे सियासतदान इस तरीके के आपने पाकिस्तान की तारीख में देखे होंगे कि जो बहुत आराम के साथ, अगर आप जरदारी साहब को देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखें, तो उन्होंने अपनी सियासत को बचाया इस तरीके से है कि उन्होंने एक लिमिट से आगे जाकर जो है वो ना एस्टेब्लिशमेंट को पुकारा है, ना जो है वो तोड़फोड़ की तरफ आए। अगर आप पहले दिन ही सब कुछ कर लेंगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक बंद गली के अंदर फंसी हुई है और बंद गली से निकलने का रास्ता यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे लें, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है उस सफबंदी के अंदर आए कि जो अपोजिशन की होती है, और फिर जो है वो गली से निकलने के बाद फवाद साहब, अब बात ये है कि तहरीक इंसाफ, जैसे आपने कहा, आपने सारे काज शो करी है, बहुत तेजी जल्दबाजी करी है हर चीज़ के अंदर। एक तरफ वो कहते हैं मुज़ाकरात करने चाहिए थे, हुए मुज़ाकरात से बात नहीं बनी, फिर उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा, उस ख़त का जवाब आया कि वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड, हमें तो वो ख़त मिला ही नहीं है, ठीक है, वो ख़त वाला मामला भी हो गया। फिर उन्होंने तनकीद करके भी देख लिया जो फ़ौज है या इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर, उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इनका जो स्ट्रैटेजी है या इनका ब्रेनस्टॉर्मिंग ये लोग करते हैं, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या ये लोग ये समझते हैं कि कंफ्यूज्ड हैं कि हमने करना क्या है, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम तनकीद करना चाहते हैं, हम क्या करना क्या चाहते हैं? ये तहरीक इंसाफ के अंदर चीज़ क्यों लैक कर रही है? अच्छा अरमला, आपने क्रिकेट देखती हैं? आप अभी आपने जी मैं देखती हूँ बिल्कुल। अंदाजा हुआ कि आप क्रिकेट जरूर देखती हैं। क्रिकेट में 5 रोजा जो टेस्ट मैच होता है उसको खेलने के उसके अंदर हिकमत अमली के मामला मुख्तलिफ होते हैं। आपने 2 इनिंग्स खेलनी होती हैं, आपने इनिंग बिल्ड करनी होती है आराम से। पहले गेंद को आप पुराना होने देते हैं, फिर जब उसकी इनिंग खत्म हो जाती है, उसके अंदर जो एक मूवमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद आप आराम से इनिंग बिल्ड करते हैं। वनडे और T20 के अंदर भी अलग अलग है। एक वनडे में आपको पता है कि 50 ओवरों का मैच है, पहले 15 ओवर तक आपने स्कोर कैसे लेके चल रहा है, फील्डर अंदर होंगे, उसके बाद आपने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनिंग बिल्ड करनी है, और 40 ओवर के बाद आपने लाठी चार्ज करना है और 10 ओवर आखिर के अच्छे चलाने। ये खुद पाकिस्तान की बनाई हुई अपनी हिकमत अमली 99 के वर्ल्ड कप पे जो वो सामने आई। फिर T20 के अंदर आपको पता है कि पहली गेंद से ही आपने गेंद को इस कदर पिटाई लगानी है कि गेंद जल्दी पुरानी हो जाए, उसका सीम और स्विंग खत्म हो जाए, और उसके बाद जो है वो बाकी जो 20 ओवर है वो आप तेजी के साथ स्कोर बनाते रहें और आखिर में कोशिश करें आप 200 के करीब का कोई मजमुआ हो 10 रन फी ओवर के हिसाब से। ये तीनों गेम्स की अलग अलग स्ट्रेटजी। टेस्ट क्रिकेट जो है वो बुनियादी तौर पर सियासत है। सियासत के अंदर आप एक मतलब आपने एक हुकूमत मुंतखब हुई है ना, ये कैसे मुमकिन है कि इतने अरबों रुपए के वसाइल के साथ पूरी रियासत की मशीनरी को लगा के आप एक इलेक्शन करवाएं, 5 साल के लिए आप इलेक्शन कराएं, 5 दिन के लिए वनडे टेस्ट मैच होता है, और फिर आप ये चाहे कि आपको पहले दिन ही फैसला आ जाए। पहले दिन तो 20 खिलाड़ी आउट भी नहीं होंगे ना, मतलब 40 खिलाड़ी आउट होने अगर आप चारों इनिंग्स दें, एक दिन में 40 खिलाड़ी तो आउट नहीं हो सकते। वो तो 2 दिन कम से कम, 3 दिन कम से कम, 4 दिन कम से कम लगाएंगे। जो हुकूमत पाकिस्तान में मरी से मरी भी आई है ना, उनको भी जाते जाते 18 महीने से लेके 2 साल तक लगे हैं। तो खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है, उनकी हिकमत अमली ये है कि दुश्मन के ऊपर चढ़ जाए। दुश्मन से मेरी मुराद खुदा न खास्ता कोई हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, दुश्मन से मुराद ये कि जो ओपोनेंट है, मुखालिफ है, उसको चढ़े और चढ़ने के बाद जो है वो उसके दिमाग को बंद करें, अपनी सियासी चालों को पैर दर पे चलाएं। ये शॉर्ट टर्म के अंदर तो सियासत में समझ में आता है कि आपने कोई तहरीक लेनी हो, कोई हुकूमत गिराने के लिए आपको किसी की सपोर्ट हो। मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि हुकूमत गिराने के लिए आपको किसी की सपोर्ट हो, शॉर्ट टर्म के अंदर 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपने तहरीक चला के धरम तख्ता हुकूमत का करना हो, तो ये सारी हिकमत अमली बड़ी कामयाब है। लेकिन जहां लॉन्ग टर्म गेम हो, 5 साल के लिए कोई हुकूमत मुंतखब होकर आ जाए और आप उसको पहले दिन ही जो है वो अपनी आखिरी कॉल के जरिए गिराने की कोशिश करें, तो ऐसा होता नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो T20 हिकमत अमली है वो टेस्ट मैच में चल नहीं पा रही है बुनियादी तौर।
टेस्ट मैच एक वैसे तहम्मुल मैं का बताऊं, एक माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्ट्रैटेजी भी नहीं चल पा रही है। वो भी टेस्ट मैचेस को T20 समझ के खेल रहे हैं और बड़ा मसला हो रहा है हमें, क्रिकेट हो या सियासत, नहीं, दोनों वो बाजों पे। उसमें भी बड़ा मसला है। असल में उन्हें लगता है कि इंग्लैंड ने जिस तरीके से चेंज किया है गेम को, या कि आपको याद है इंग्लैंड पाकिस्तान आया था, मेरे ख्याल है मुल्तान में टेस्ट था, किधर था, उन्होंने कूट काट के हमें जो है ना वो 2-3 दिन के अंदर ही फारिग कर दिया था। तो उसके लिए भी जो है ना बड़ी नर्व चाहिए, उसके लिए भी बड़ी तैयारी चाहिए, बड़े मजबूत किस्म के क्रिकेटर चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जो वो, अब मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, आप आगे यहाँ पे नहीं नहीं, क्रिकेट के मैं ऊपर जो है वो समझ गई, आपने जिसका नाम लेना था मैंने समझ लिया। बट थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। फवाद अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे जी। क्रिकेट और सियासत के सफ़र पे बात कर रहे थे, दोनों में से बड़ी इंटरलिंक चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना क्रिकेट की समझ आ रही है ना सियासत की समझ आ रही है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आपको पता है क्रिकेट की बात आजकल रोज़ होगी, मतलब रोज़ होगी। हमने किसी ना किसी टॉपिक पर बात करनी है, क्योंकि अब माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटिंग जो एक्टिविटी है वो बड़ी ज़्यादा हो रही है जी। जुम्मे का रोज़ आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो कद्दाफ़ी स्टेडियम है उसका शानदार इफ्तिताह किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस सेरेमनी के अंदर, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी और पब्लिक के लिए मुफ्त एंट्री थी इस सेरेमनी में, इसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, स्पीकर कौमी असम्बली आज़ सादिक, अच्छा, और बाकी जो साबिक क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी इसमें सब शरीक हुए, जिसमें नजम सेठी, ज़का अशरफ और रमीज़ राजा। और वो एक पिक्चर आई सोशल मीडिया की, वो बड़ी अच्छी सी पिक्चर थी एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इस तरह के जो जेस्चर्स हैं वो बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। इस जी इफ्तिताही तकरीब के बाद जो क्रिकेट कद्दाफ़ी स्टेडियम में आतिशबाजी, लाइट शो, ये सब हुआ और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो पाकिस्तानी टीम है उसकी किट की भी रोनुमाई कर दी गई। फिर उसके बाद आया हफ्ते का रोज़ नाजरीन, जो कि नया कद्दाफ़ी स्टेडियम जिसका इफ्तिताह हुआ, उसमें हमारी हार का खाता खोला एक ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर, जो आपको पता है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान हो रही है। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दी। और वो शिकस्त जो थी उसने बहुत सारे सवालात उठाए, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, और फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड है उसकी सिलेक्शन पर कई सवालात उठे, बहुत तनकीद हुई और इसमें मुमकिन तब्दीली के हवाले से भी बातें शुरू हो गई। लेकिन इस ओवरऑल मैच के अंदर पाकिस्तान की जो बैटिंग है और बॉलिंग लाइन, इसमें क्या चीज़ें थी जो लैक की, इस पे आज हम तज्जिया भी लेंगे। और ख़ास तौर पर जब हम स्पिन बॉलिंग के शोबे की बात करेंगे, जो पाकिस्तान ने उसमें बहुत स्ट्रगल किया, जो कि न्यूजीलैंड के पास बड़ी अच्छा एक स्पिन बॉलिंग का लाइनअप था और बड़ी शानदार कारकर्दगी भी उन्होंने दिखाई। इस पे हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। और अभी आपको पता है, जैसे मैंने सुबह बताया कि 9:30 बल्कि इनफैक्ट शुरू हो ही गया होगा, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मैच शुरू होने वाला है, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। और इस पे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नौमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच नौमान, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। पहले हम अच्छी बात से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम बुरी बात पे आएंगे। अच्छी बात यह है कि कद्दाफ़ी स्टेडियम आपने देखा, जो इफ्तिताह हुआ, कैसा लगा आपको ओवरऑल सेरेमनी? और जिस पिक्चर का मैं जिक्र करी थी, आई होप वो आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, बड़ी अच्छी पिक्चर थी वो। या थैंक यू सो मच अर्मिला फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो देखें, इतने कम टाइम में स्टेडियम रेडी करना, 117 डेज के अंदर आपने एक स्टेडियम तैयार किया है, ऑब्वियसली इस पे क्रेडिट बनता है। और ना सिर्फ स्टेडियम रेडी करना, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम तैयार करना, तो ये ओनली इन पाकिस्तान मोहसिन नकवी कुड हैव डन दैट। और ना सिर्फ ये, बल्कि जिस तरह आपने कहा कि पिछले 3 चेयरमैन को, वो सब आपस में एक दूसरे के बारे में जो जो बातें करते रहे, वी ऑल नो दैट, और उन सबको एक टेबल पे बिठा देना, मतलब पाकिस्तान में आपको भी पता है द वे पावर डायनामिक्स वर्क, आज तक पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई इंटीरियर मिनिस्टर भी इतना पावरफुल नहीं आया होगा जितने नकवी साहब हैं। और सिर्फ ये काम वही कर सकते थे, चाहे स्टेडियम तैयार करना हो या इस तरह का स्टांस लेके बाकी जो चेयरमैन उनको साथ बिठाना, तो ये चीजें सब तो बहुत जबरदस्त थी। फिर उन्होंने एक फेस्टिविटी का माहौल बना दिया कि ऑडियंस के लिए फ्री एंट्री कर दी, फायरवर्क्स कर दिए, इस तरह का वो कर दिया।
तो ये सब चीजें जरूरी थी दुनिया को बताने के लिए कि पोस्ट 2009 अटैक पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह अपने आप को रिडीम कर रही है और किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो रही है। तो ये सब चीजें मतलब एक किस्म का आप कह लें कि ऐलान था कि पाकिस्तान में क्रिकेटिंग फेस्टिविटीज जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली आई सो अग्री विद दैट कि ये बड़ी अच्छी चीज़ थी और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जहाँ जो क्रेडिट बनता है वो बनता है। अच्छा जी, अब नवान ये बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ये क्रेडिट भी हम ले रहे हैं कि हमने बहुत बुरा खेला? देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि आप किसी भी वेन्यू पे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक चीज हम सुन के भी कह के भी लिख के भी थक गए कि आपको मैचेस आधे प्लेयर्स नहीं जितवाएंगे, आपको मैचेस स्पेशलिस्ट जितवाएंगे। अगर आप बड़ी टीम्स देख लें, 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैं एक ही मैच की एग्जांपल दूंगा, आप दोनों टीम्स उठा के देख लें, वो अपने 5 स्पेसिफिक बॉलर्स, स्पेशलिस्ट बॉलर्स और 6 स्पेसिफिक बैटर्स। दुनिया में क्रिकेट का यही असूल है 50 ओवर का कि यार 5 स्पेसिफिक बॉलर खिलाएं जो आपको 50 ओवर करके दे सके। अनफॉर्चुनेटली हम वही क्रिकेट खेल रहे हैं कि यार 4 बॉलर खिला दो, बैटिंग बढ़ाने की वजह से एक जो 10 ओवर का कोटा है वो हम किसी से भी करवा लेंगे, किसी ने 3 ओवर कर लिए, किसी ने 4 ओवर कर लिए। अब ये चीज कहां चल सकती है? ये चीज बायलैटरल सीरीज में चल सकती है जहां फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं होती, ये चीज वहां चल सकती है जहां आपकी छोटी टीम्स होती हैं। लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टॉप क्वालिटी टीम लाइक न्यूजीलैंड और इन अ टॉप क्वालिटी टूर्नामेंट लाइक एन आईसीसी टूर्नामेंट, वहां पर टीम्स आपके अगेंस्ट हर बॉलर के अगेंस्ट तैयारी करके आती है। आपको नहीं पता कि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट दुबई में खेल रहे होंगे और उन्हें पता है कि आपके पास है ही फ्रंट लाइन 4 बॉलर्स, तो वो वेट नहीं करेंगे 10 ओवर का कि कब खुशदिल बॉल करेगा, कब सलमान अली आगा करेंगे और कब उनके अगेंस्ट हम अटैक करेंगे। तो ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है कि एक बॉलर कम के साथ जाना, सेकेंडली ओवरली रिलाई करना बाबर और फखर पर कि भाई फखर ही हमें रन करके देगा, बाबर ही करके देगा। यानी आपका जो मिडल ऑर्डर है जिनमें सलमान अली आगा है, तैयब ताहिर है, मोहम्मद रिजवान है, जिनको आप खुशदिल हैं, जिनको आपने एक्सटेंडेड रन भी दिया है, आपने मिडल ऑर्डर बढ़ा दिया है। जब तक प्लेयर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक प्लेयर ये नहीं कहेंगे कि यार 14 ओवर में अगर 130 करना है तो मैं टीम में मेरा रोल ही फिनिशर का है, आई हैव टू फिनिश द गेम। अगर ये वाला हमारे अंदर कल्चर नहीं आएगा, हर बंदा अपने 40 करके कहेगा कि माय जॉब इज डन, तब तक आपकी टीम नहीं जीत पाएगी। अच्छा नुमान, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा, अब हमारे पास जो बॉलर्स हैं, आपने वही कहा कि हर टीम जब मैदान में उतरती है, आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो तैयारी करके आती है, उसे पता होता है कि कौन से बैटर की कौन सी स्ट्रेंथ है, उसको हमने कैसे टारगेट कर रहे हैं, कौन से बॉलर की क्या वीकनेस है। अब मसला ये है कि हमारे जो बैटर्स भी हैं वो एक ही फॉर्मेट के ऊपर एक ही स्टाइल से बैटिंग करते हैं। और जब हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो अभी आपने खुद उसको पॉइंट आउट किया। डोंट यू थिंक कि हमें वैरायटी और जिस तरह से हम चंद बैटर्स और बॉलर्स के ऊपर रिलाई करके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें मैच जितवा देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम वर्क एंड द स्पेशलिटी एज यू सेड कि वो चीज़ मैटर करती है और हम उस चीज़ पे वर्किंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ 1 या 2 प्लेयर के ऊपर रिलाई करके और सोचते हैं कि हम मैच जीत जाएंगे, और फिर हमारे साथ वही होता है जो भी रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ हुआ है या माजी में हमने देखा है। देखिए, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि हमारे यहाँ रोल स्पेसिफाई नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप ऑफ द ऑर्डर देखें, फखर तेज खेलते हैं, उनके साथ बाबर स्लो खेलेंगे, उसके बाद से लेकर आप टेल एंडर तक देख लें, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जहां 10 से 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो तो वो वहां पर एग्रेसिव बारी कर सके, वहां पर एक्सेलरेट कर सके। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ जो है वो मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो 12 का रिक्वायर्ड रन रेट अचीव कर सके, प्रॉपर ब्रूट फोर्स का पावर हिटर, जिस तरह ग्लेन फिलिप्स ने बारी की, उन्होंने 46 ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी की और बाय द एंड ऑफ 50th ओवर ही वाज डन विद दिस सेंचुरी, लाइक 70 ऑड बॉल्स पे उन्होंने 100 कर दिया, आखिरी ओवर में 25 कर दिया। क्यों? बिकॉज उनका रोल ही ये है कि आप ब्रूट फोर्स वाले प्लेयर हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अटैक करना है लोअर ऑर्डर में जाकर, लोअर मिडिल ऑर्डर में जाकर। तो ये मसला हमारी बैटिंग में है और उसकी मेन वजह ये है कि हमारे प्लेयर्स वो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो जो पावर लिफ्टिंग है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। आप किसी प्लेयर को इस टीम में ये रोल दे ही नहीं सकते कि भाई तुमने 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है वो पूरा करना है, उसके स्किल सेट से ऊपर की बात है 12-13 का रिक्वायर्ड रन रेट अचीव करना। तो जब तक आप कोई पावर हिटर नहीं लाएंगे अपनी टीम में, तब तक आई डोंट थिंक सो कि आपका ये जो इशू है कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट 13 का, जो आजकल की दुनिया में कोई मसला नहीं है, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इन द नुमान, अभी न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच शुरू हो गया होगा आई गेस, क्या आपको लग रहा है?
देखिए सबसे पहले तो ये कि इन दोनों टीम्स के लिए ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ने इस वेन्यू पे खेला है ऑलरेडी, अब वो दोबारा खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच एट दिस वेन्यू। तो दोनों टीम्स के लिए ऑब्वियसली बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के वेदर से एक्लेमेटाइज करना, पाकिस्तान की कंडीशन से एक्लेमेटाइज करना, इनके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों साउथ अफ्रीका का अगर आप स्क्वाड देख लें तो उनके बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस मैच में स्पेसिफिकली नहीं है। दे विल बी ज्वाइनिंग द टीम अगले मैच के लिए जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, क्योंकि SA20 चल रहा था उनका जो फ्रेंचाइज T20 है। तो साउथ अफ्रीका अपने यंग प्लेयर्स के साथ जा रहा है, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ऑब्वियसली दोनों टीम्स यही चाहेंगी। न्यूजीलैंड विल बी लुकिंग कि जी मैच जीतकर ये जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाए। साउथ अफ्रीका वुड बी वांटिंग टू गेट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। फिर साउथ अफ्रीका के कोचिंग पैनल में उन्होंने पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर यासिर अराफात को रखा है। वो ऑब्वियसली हर टीम यही चाहती है कि वो जहां जाकर क्रिकेट खेल रही है वहां के बड़े प्लेयर्स को अपने साथ रखे, ताकि उनकी टीम उन कंडीशंस के हिसाब से बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच नुमान, बहुत शुक्रिया। नुमान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। मैच के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो अच्छी खबरें देने की कोशिश मैं करती हूँ, मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की कि आज मैं अच्छी खबर ढूंढूं, लेकिन सुबह सुबह मैंने आपको दे दी। अब हर बार नहीं अच्छी खबर मैं आपको दे सकती। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जी पाकिस्तान में सोने की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिला है और कल तो ये बड़ी खबरें चलती भी रही, जिसने ना सिर्फ अवाम बल्कि सरमायाकारों को भी खासा परेशान किया है। 5 फरवरी 2025 की बात की जाए तो सोने की जो फी तोले कीमत थी वो 2,94,300 रुपीज़ थी, लेकिन 9 फरवरी को ये कीमत बढ़कर 2,99,000 रुपीज़ हो गई फ़ी तोला। और इसका मतलब ये है कि 4 दिनों में जो सोने की कीमत है उसमें 4,700 रुपये का इजाफा देखने में आया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सोने की कीमतों में 1,040 रुपये की कमी देखने को मिली। ये जो मुसलसल फ्लक्चुएट कर रहा है, आलमी इक्तसादी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए या मकामी मालियाती मसाइल जैसे जिनकी रुपए की कदर में कमी के असरात को जाहिर कर रही है, और आलमी मंडी में सोने की कीमतों में जो मुसलसल उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ज़ाहिर इन्वॉल्व होंगे। इसके लिए हमने इनवाइट किया है माहिर मईशत को। मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम थोड़ा सा हमें इस फ्लक्चुएशन का बताइएगा कि क्या फैक्टर्स होते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। थैंक यू अर्मला। देखें, जो सोने की प्राइसेस होती हैं, गोल्ड प्राइसेस आर कोटेड इन डॉलर्स। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, चंद कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती हैं और उसको हम रुपए में कन्वर्ट करके लोकल करेंसी में उसकी कीमत देते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ऑयल हो गया, आयरन ओर हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कमोडिटीज़ की जो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ यहाँ तक बनता है कि हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो चुकी है कि सोना बे इंतहा महंगा हो गया है हमारे लिए। यही हमारा डॉलर अगर 100 रुपए पे होता, 70 रुपए पे होता, तो 1 तोला सोने की कीमत 72,000 रुपए होती, 73,000 रुपए होती। क्योंकि हमारी डॉलर की प्राइस 278 पर रुपी हो चुकी है, तो उस लिहाज से अगर 10 रुपए का भी ऊपर नीचे प्राइस फ्लक्चुएशन होती है इंटरनेशनली, तो उसका काफ़ी असर होता है हमारे यहाँ। ठीक हो गया। अब ये आपने खुद कहा कि करेंसी डीवैल्यू हुई है। अच्छा मतलब ये बहुत दफ़ा हम सुन रहे हैं और रिसेंट टाइम्स में कि हमारी जो मैशियत है वो बेहतर हो रही है, मैक्रो लेवल के ऊपर चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। जो हम डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ बार बार सुन रहे थे वो सुनना हमने कम हुआ है और उसकी बहुत सारे फैक्टर्स है। अब थोड़ा सा एक हमें ओवरऑल आइडिया दें, क्या वाकई जो मैक्रो लेवल के ऊपर फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को कीली ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हुई हैं और इसका जो इम्पैक्ट है टुवर्ड्स पब्लिक वो कैसे होगा पॉसिबल और कब तक होगा? देखिए, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। ये कहते हैं कि 48% से सिंगल डिजिट में आ गई है, 9% आ गई है। तो अगर 9% इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं,
तो इन्फ्लेशन अगर 9% पे आ गई है तो क्या बकरे की प्राइस कम हो गई है, दूध की प्राइस कम हो गई है, दाल की प्राइस कम हो गई है, पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है? नहीं हुई है। ये बेस ईयर चेंज किया है इन्होंने। आप 4 साल पहले से इन्फ्लेशन को अगर आप कंपेयर करें तो उस लिहाज से ये नीचे नहीं आई है। ये एक इकोनॉमिक मैनिपुलेशन भी होता है, दूसरी चीजें भी होती है। हाँ, जो बात अच्छी है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अच्छी है कि हमें डिफॉल्ट का खतरा नहीं रहा है। डिफॉल्ट का खतरा नहीं रहने का मतलब ये है कि आप वेंटिलेटर से उतर गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ही जल्दी छोटी सी बेहतरी को मुस्तकिल मिजाजी के बजाय बच्चों की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये वाह 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 क्या बेहतरीन हो गया है। बेहतरीन सब कुछ नहीं हुआ है। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3%, हमने 4% का अंदाजा लगाया था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नहीं, उसको आप कम करके 3% कर लीजिए। देखिए, जब तक हम सच बोलना नहीं सीखेंगे मईशत के बारे में और यकीनन सेलिब्रेट करें, जो अच्छी चीजें हैं वो सेलिब्रेट करें, जो अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं वहां ये कहें कि इस चीज में कमी है, इसको बेहतर करना लाजिम है। जैसे हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है इस वक्त बहुत लो है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेगेटिव में है। अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब तक सही नहीं होगी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे सही होंगे? आपकी जीडीपी ग्रोथ कैसे सही होगी? हाँ, एक चीज सराहनीय है, हमने डॉलर को इस प्राइस के ऊपर आकर रोक लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो बात अच्छी है उसकी तारीफ करें, जो नहीं है ये ना कहें कि वेंटिलेटर से उतर के मरीज न्यूयॉर्क की मैराथन में भागने के लिए प्लेन पे चढ़ गया है। ये नहीं होता। हमारा प्रॉब्लम यही है 77 साल से कि थोड़ी सी चीजें अच्छी होती है, हम कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया। तो दूसरा कचरा जो होता है हम वो कालीन के नीचे छुपा देते हैं और कालीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं कि कोई दूसरा उठा के देखे बिना। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज अच्छी करनी है वो अभी करनी है, और जो चीजें अच्छी करनी है वो बहुत ज्यादा है। हमारी जीडीपी ग्रोथ शुड बी 6 to 7%, मगर जब भी हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% के करीब आती है हमारी इकोनॉमी हीटअप हो जाती है, क्योंकि वी आर एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। हमें इंडिजिनस इकोनॉमी के ऊपर अब जोर देना पड़ेगा। 77 साल से हम एफडीआई के चक्कर में बैठे रहते हैं कि बाहर से कोई मेहमान आएगा तो केक लेकर आ जाएगा। भाई, आप खुद, आपके पास अवन है, आपके पास मैदा है, आपके पास बेकिंग सोडा है, to speak, खुद ही अपना केक बनाना सीख लें। Exactly. Bake your damn cake. You know, if you can't bake it, learn it. Learn to bake the cake. ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और मईशत के ऊपर तज्जिया दे रहे थे अपना। ज़ाहिर है चीज़ें मैक्रो लेवल पे इंडिकेटर शायद कुछ हद तक बेहतर हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो भी मीर साहब बता भी रहे थे कि उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी और वो इंटरनली ही होगी। बाहर की दुनिया की तरफ देखना हमारे लिए पॉसिबल तो है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्गर रन में अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ज़रूर एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगी। पाकिस्तान के जो नामवर ख़त्तात हैं, मुसव्विर हैं, सादिक़ैन, उनकी आज 38th डेथ एनिवर्सरी है। और सैयद सादिक़ैन हुसैन नकवी के हवाले से बात करें, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुसव्वरी हो, ख़ताती हो, इसकी दुनिया में उनका जो नाम है, जो उनका काम है, वो इतना ज़बरदस्त है। और आज हमने उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उनके काम के हवाले से एक रिपोर्ट तरतीब दी, आपको वो दिखाते हैं। सादिक़ैन 10 फरवरी 1987 पाकिस्तान के शोहरा आफाक मुसव्विर, खत्तात और नक्काश सादिक़ैन 1930 को अमरोहा में पैदा हुए। उन्होंने कुरान करीम की आयात की मौसर, दिल नशीन और काबिल फहम अंदाज में खत्ताती की। उन्हें सबसे पहले कलाम गालिब को तस्वीरी कालिब में ढालने का एजाज हासिल है। उनके फनपारे दुनिया के मुमताज अजायब घरों
और अहम इमारात में मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज जैसे एजाज मिले। उन्हें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों की जानिब से भी एजाजात से नवाजा गया। वो 10 फरवरी 1987 को फ्रेयर हॉल कराची की छत पेंट करने के दौरान इंतकाल कर गए। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल या वैसे भी कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं, मैं बहुत इन्जॉय भी करती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो टॉपिक्स होते हैं या वो ऑब्जर्वेशंस होती है जो आम रूटीन के अंदर हमारी होती हैं। इवन अब विद टाइम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसने बहुत सारी न्यू टर्म्स और बहुत सारी चीज़ों से हमें जो कह लेना अवेयर किया है। सो आज हम वॉयरिज्म के हवाले से बात करेंगे। ये बेसिकली क्या, ये टर्म का मतलब क्या है? एक नफ्सियाती रुझान है जिसमें लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में देखने का शौक़ होता है। इंटरफेयर तो नहीं हम कहेंगे, देखने का शौक़ होता है। और इसकी हमने एग्जांपल देखी है कि आजकल व्लॉगिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम मुख्तलिफ फैमिलीज़ या जो लोग इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम भी कर रहे होते हैं, उनके फैमिली ट्रेंड्स या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया। और बहुत जो लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं और वो इनकी एक एक चीज़ में उनको इंटरेस्ट होता है कि फ़लाने ने फ़लानी गाड़ी ली तो फ़लाने ने ये किया। तो ये क्या वाकई एक डिसऑर्डर है जिसका हम शिकार हो रहे हैं विद टाइम? और ये जो हम एक ट्रेंड बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर? इसके लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर आमना मौज़म हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ जी हमारे साथ किचन के अंदर अजमल शाह साहब मौजूद हैं, दोबारा से आज हमारे शो में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक हैं? क्या बना रहे हैं आज आप? मैम आज चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस। वाह लवली। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको? मैम इसके लिए डिफरेंट वेजिटेबल का स्टेट फॉर वेजिटेबल दी जाए आपको। बेक पोटैटो साथ में बन रहे हैं, साथ में चिकन है और उसमें डिफरेंट स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और मशरूम सॉस जैसे मैं बता सकता हूँ विद ब्राउन सॉस मशरूम सॉस के साथ सर्व किया जाएगा। ज़बरदस्त। अब अपना काम स्टार्ट करें, मीनवाइल हम आपसे भी जानते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर आमना, ये जो मैंने अभी टर्म का इस्तेमाल किया वॉयरिज्म, ये मैंने तो आज पहली दफ़ा सुनी है। ऑनेस्टली हमें ये पता होता था कि जी अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर फ़लाने के घर में ये हो रहा है, फ़लाने की लाइफ में ये चल रहा है, इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ। थोड़ा सा इस टर्म को हमारे देखने वालों के लिए डिफ़ाइन करें और विद टाइम इसका इम्पैक्ट भी हम डिस्कस करते हैं। श्योर, आई थिंक ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज मुझे बहुत हैरत हुई जब मुझे बताया गया कि आज हम वॉयरिज्म पे बात करें, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग बिल्कुल अपना जैसे DSM जो हमारा एक समझ लें इट्स लाइक अ बाइबल और कुरान तो आज कुरान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जिसमें हमारी सारी मेंटल हेल्थ इलनेसेस होती हैं, उसमें आई थिंक द लीस्ट वी टॉक अबाउट एंड लीस्ट वी सी इन द सोसाइटी इज़ वॉयरिज्म। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब हम स्टूडेंट थे साइकोलॉजी के। अब हम देखते हैं कि इट्स गेटिंग सो मच नॉर्मलाइज बिकॉज ऑफ दैट सोशल मीडिया, डिजिटल लाइफ और सब कुछ जो वीलॉगिंग चल रही है, यूट्यूब की लाइफ, स्नैपचैट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो है क्या, मैं इससे पहले इजी वर्ड्स में बताती हूँ। बेसिकली इनिशियली अगर इसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की टर्म में देखें तो एक पैराफिलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम लोग सोशली तो बहुत ही बुरा समझते हैं कि आप पैराफिलिक डिसऑर्डर्स की एक टाइप है वॉयरिज्म, जिसमें आप किसी की प्राइवेट लाइफ में विदाउट देयर कंसेंट जो है वो आप उसको देखना चाहते हैं, उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं एंड यू enjoy watching them doing their private things. अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस ऑल ऑफ द वर्ल्ड चेंज जो डिजिटल मीडिया ने चेंज कर दिया, उसमें ये हुआ कि कंसेंट वाला कंपोनेंट निकल गया, बट स्टिल वो कंपोनेंट रहा दैट यू आर लुकिंग इनटू द प्राइवेट लाइफ ऑफ अदर पीपल। कंसेंट तो इसलिए निकल गया ना बिकॉज दे आर शोइंग दिस देमसेल्व्स ना, तो खुद अपने वीलॉग्स बना रहे हैं, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं ये वो। तो उसमें ये हुआ कि ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया कि हमारी जो न्यू एक एज की चीज़ें हैं उन्होंने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, विच इज़ आई थिंक इन अ वे वेरी डेंजरस बिकॉज आप एक साइकोलॉजिकल इलनेस को जो कि सर्टिफाइड इलनेस है उसको नॉर्मलाइज करें सोसाइटी में। जैसे बहुत सारी, क्योंकि एक सेंसिटिव टैबू टॉपिक्स हैं और हम कम बात करते हैं, जैसे कि हमारे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया
DSM में से एज अ डिसऑर्डर एंड बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको अब एक नॉर्मल Normal चीज़ समझ चीज़ लिया। कर दिया। इट मीन्स कि हम बुराइयां अडॉप्ट करते जा रहे हैं और नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं और फील ही नहीं कर रहे कि हमारी क्या डिटीरिएशन हो रही है एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर जो अच्छी गुडनेस की चीज़ें थी वो कैसे वैल्यू सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। अभी जो है इट्स बिकम वेरी ट्रिकी कि हम जब आजकल के दौर में वोयरिज्म की बात करते हैं तो पहले समझना पीछे डायनामिक्स क्या है और अभी देखना कि हम किस पीक पे जाते जा रहे हैं ना। क्योंकि हम देखें हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अभी लोग जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब व्यूअर्स उन्हें वॉच करते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा हाई वॉच टाइम है, वो लोग प्रॉबेबली उन्होंने स्टार्ट किया था किसी और चीज़ के साथ, बट ग्रेजुअली उन्होंने अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको अपनी प्राइवेट लाइफ की तरफ ले गए। ठीक है, सो लाइक अब वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसी शादी कर रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, और बेसिकली उनके मतलब बहुत ज़्यादा इंटीमेट मोमेंट्स तक जो है ना वो शेयर हो रहे हैं। अब ये देखने की बात है कि एक इंडिविजुअल की क्या साइकी है, लाइक मैं जो भी कर रही हूँ उसमें क्यों 4 और लोग इंटरेस्टेड होंगे, वो क्यों मुझे देखना चाहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हियर विद द साइकोलॉजी कम्स इन। अब एक बहुत ज़्यादा इसके पीछे बैकग्राउंड्स हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये कि जब हम लोग जनरली पैराफिलिक या वोयरिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के अपने कुछ चाइल्डहुड के बैड एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें प्रॉबेबली दे हैव सीन समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर देम टू सी, या ऐसा के एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं जिसमें उनके अंदर कोई क्वेस्ट डेवलप हो गई है टू सी सच थिंग्स। अब हमारे यहाँ जैसे ये नॉर्मलाइज हो गई है, आई कांट से कि एवरीवन हैज़ दैट बैड एक्सपीरियंस, बट क्या है कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड के डिस्टर्बेंसेस हैं, लाइक अटैचमेंट के इश्यूज़ हैं विद द फैमिली, विद द पेरेंट्स, बॉन्डिंग के इश्यूज़ हैं, अटैचमेंट की डिफरेंट थेरीज हैं। वी विल नॉट गो इनटू दीज डिटेल्स, हम लोगों के लिए तो बोरिंग नहीं बनाएंगे, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गो एंड सी कि कैसे आपके अगर अटैचमेंट के अच्छे पैटर्न्स डेवलप नहीं होते, स्पेशली विद योर पेरेंट्स तो और एंड योर सिबलिंग्स एंड देन योर पीयर ग्रुप्स, तो आप ग्रेजुअली थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना और अलग से बैठ के उसको एंजॉय करना जो दूसरों की लाइफ में हो रहा है उसको अब नॉर्मलाइज करते जाते हैं। अच्छा, अभी मुझे लगता है कि ये थोड़ा इससे भी एक स्टेप बियॉन्ड चला गया, क्योंकि तकरीबन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इसको देख रही है, जिनको मैं सबको नहीं समझती दैट दे ऑल हैव अटैचमेंट इश्यूज, राइट। सो यहाँ पे देयर कम्स 2 क्वेश्चंस टू मी। एक तो ये कि मुझे लगता है कि जैसे हर एक कुछ साल के बाद एक नया स्टैटिस्टिकल मैनुअल आता है जो इश्यूज को एक नई एक्सप्लेनेशन देता है, एक नई डायमेंशन देता है। जैसे हम लोग पहले वो सेल्फी डिसऑर्डर को कंसिडर कर रहे थे, वक्त हमारा चल रहा था कि सेल्फी शुड बी द पार्ट ऑफ डिसऑर्डर, लेकिन वो क्लिनिकली डिसऑर्डर नहीं बना। ऑल्दो ये कि उसके ऊपर गाइडलाइंस हैं कि अगर आप 10 से ज़्यादा पिक्चर्स डेली पोस्ट करते हैं तो इट मीन्स दैट यू हैव सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ये कि मुझे लगता है वो चीज़ें इतनी तेज़ी से उर्मिला नॉर्मलाइज हो रही हैं कि शायद किसी को सेल्फी डिसऑर्डर डायग्नोज करना या वॉयरिज्म करना विद दोस बैकग्राउंड्स ऑफ ट्रॉमास में नॉट बी अ गुड साइन। अच्छा डॉक्टर आमिर, मेरा सवाल इसमें कि ठीक है आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसमें ये कि हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। अच्छा, वी नेवर नो कि कौन इसको देखकर खुश हो रहा है, कौन इसको देखकर ट्रिगर हो रहा है और कौन इसको देखकर सैड फील कर रहा है, यू नो। अब हमारे यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, मैं भी चूँकि सोशल मीडिया पे पहले बहुत एक्टिव हुआ करती थी, एंड आई रिमेंबर कि मैंने लड़कियों में बच्चियों में कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हुए देखे हैं विद टाइम, कि अगर मैंने कोई अच्छा जोड़ा पहना है या मेरे हाथ में कोई अच्छा पर्स है, सो आई गेट लॉट ऑफ DMs कि ये आप हमें दे दें, आई कांट अफोर्ड दैट। ये वो चीज़ें हैं जो विद टाइम इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। और इवन मेरे घर में मेरी वो डोमेस्टिक हेल्प है, वो कहती बाजी इतने उसने फलानी गाड़ी ले ली और देखे ना हम तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे और वो अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। देखिए, एक चीज़ है जिसको ख़रीदने के अंदर कोई पैसे नहीं लगते, वो है आपके ख्वाब। और हमारे इस आजकल के दौर में हर बंदा हर तरह का ख्वाब देख सकता है, और वो पूरा जब नहीं होता तो डेफिनेटली वो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन और वो वाला आपका जो एक ट्रॉमा है ना वो क्रिएट होता है। और वाकई आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मेरे पास भी इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चियाँ बात करती हैं जिसमें वो ये कहती हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम तो अच्छा खा भी नहीं सकते, एंड लाइक पीपल आर शोइंग देयर ट्रेवल फूड एंड थिंग्स लाइक दैट, तो हमारा क्या कसूर है। तो वो एक गैप जो है ना वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि एक्सेस हर एक की है, लाइक इंटरनेट से एक कनेक्टेड हर बंदा है। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ क्या है कि अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि कौन से लोग हैं जो इसको आइडियलाइज़ कर रहे हैं और कौन से लोग हैं जो इसको आइडियलाइज़ नहीं कर रहे, मुझे ये लगता है कि वो बहुत सारे लोग जो ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, दे
probably have never worked on their own purpose of life and meaning of life. जब आप लोग सिर्फ डे टू डे लाइफ जी रहे होते हैं, आपका कोई एक यूनिवर्सल एक अपने गोल नहीं बनाया हुआ लाइफ का, तो आप शायद बहुत सारा टाइम इन चीज़ों को वॉच करने में वेस्ट करते हैं. ऑनेस्टली उर्मिला, नॉट टू डिस्करेज, बट आई हैव नेवर सीन एनी वंस पर्सनल वीलॉगिंग. अभी जब ये कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हाईलाइट हुए, कुछ शादियाँ और कुछ और चीज़ें और कोई चाइल्ड बर्थ और पता नहीं क्या, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई जस्ट सॉ वेरी फ्यू ऑफ देम कि ये क्या है, और आइदर इट इज़ वर्थ इनफ टू सी एंड वॉच. एंड आई थिंक मैं वेरी रिस्पेक्ट के साथ, मेरा मिजाज ऐसा नहीं था कि मैं देख सकती, क्योंकि मेरे पास उससे बेहतर चीज़ें हैं करने के लिए. तो मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा सा, अब मैं सबके बारे में बात नहीं करी, देयर इज़ फ्यू पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड कंटेंट. जैसे मैं ट्रेवल वीलॉग्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आई वुड नॉट नेम एनीवन, लेकिन कुछ लोगों के मैंने देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे कि वो उन्हें ऐसी भी जगह, क्योंकि मुझे ट्रैवल का शौक है, तो मैंने देखा कि ऐसी भी जगह मैंने देखी जो मैं शायद खुद जाकर नहीं देख सकती. तो आई वॉज थिंकिंग कि दिस इज समथिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव टू वॉच. तो आई थिंक आप कंटेंट ज़रूर देखें, मगर उसमें डिलीवर क्या हो रहा है. अच्छा, वो जरूर ना, सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट करी, बट वो आपकी कॉन्वर्सेशन में से मुझे एक सवाल आता है. अच्छा, अब इसमें एक फैक्टर भी है. देखिए, जैसे आपने कहा कि वो आपका टेम्परामेंट नहीं था. आई पर्सनली से कि मेरा टेम्परामेंट नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ और क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, आई डोंट वांट टू सी इट. यू नो, मेरे पास बेहतर चीज़ें हैं करने को, देखने को. बट हमारे यहाँ एक वो ख़ास तौर पे क्लास के लिए, तबका कह ले, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उस तबके के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि शायद एड्रेस नहीं होते, या वो साइकोलॉजिकल हेल्प सीख नहीं करते, या उनको पता नहीं है कि ये आपकी थेरेपी, ये सारी चीज़ें, और वो चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हो रही हैं. और वो एक बहुत मेजर नंबर है जिस मैं सेक्टर की बात कर रही हूँ. हमारे यहाँ इवन हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प है, ड्राइवर्स हैं, माली हैं, दे ऑल आर वॉचिंग दोज व्लॉग्स. वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, और ये बहुत एक स्मॉल कैटेगरी है जिसमें आप और मैं और या शायद और लोग आते होंगे जो लीस्ट इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में. मैं इसको यूँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप सारा दिन जो कंटेंट देखेंगे ना, शायद उस वक्त अच्छा लग रहा है आपको, आप फन है, एंजॉय करें, लेकिन जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, जो देखिए हमारी इस वक्त ना एक हम बिंज वॉचिंग करते हैं, देखी जा रहे हैं. जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो इमेजेस जो हैं वो हमारे एक जो हमारा मेंटल, आप समझ लें कि स्क्रीन है ना, उसके ऊपर वो अपने प्रिंट्स छोड़ रहे हैं. हर वो चीज़ जो हम देख रहे हैं दैट इज़ इम्पैक्टिंग अस विदाउट नोइंग कि हमें पता चल रहा है कि वो इम्पैक्ट कर रही है. इवन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी स्लीप के दौरान भी वो इमेजेस, वो सारी चीज़ें जो हमने पूरे दिन में देखी हैं, वो प्रोसेस होकर हमारे अनकॉन्शियस में जा रही हैं. तो आई थिंक बड़ा एक्टिवली ये देखना कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या हम अपने सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं, वही हमें चीज़ें डिफरेंट तरह से हमारी जो है ना, हम वो जैसे कहते हैं कि साइकी में पर्सोना एंड शैडो, वो चीज़ें हम नेक्स्ट जनरेशन्स तक बेसिकली अपनी जो है वो एक शिफ्ट करेंगे. तो हमें अपने अंदर वो चीज़ें कंज्यूम करनी है जो हमारे लिए जो है वो हेल्दी हों. अब हेल्दी चीज़ें क्या हैं? वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए कभी भी यूज़फुल हो सकती है, वो हेल्दी इन्फॉर्मेशन है. लेट्स से अगर हम एनिमल प्लानट देख रहे हैं, उसमें हम एनिमल की लाइफ से कुछ देखते हैं, उनकी स्ट्रगल्स देखते हैं. समटाइम्स हमें लगता है कि ये हमसे कैसे रिलेट करिए, ये हमने तो शायद ये नहीं करना, बट उसमें बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हैं जो आपका ब्रेन जो है वो लर्न करे. ये मैं आपको एक ईजी वर्ड्स में बात बता रही हूँ. इसी तरह लेट्स से हम अगर कहीं पे कुकिंग देख रहे हैं, हम कुछ उससे लर्न करें. हम मॉर्निंग शो इवन देख रहे हैं, हम मॉर्निंग शो के अंदर अब जैसे हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें, किसी ने इसे कभी भी सुना है तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव बात गई है कि यार ये चीज़ें हैं जो हमें इम्पैक्ट करी हैं. वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ वॉचिंग सर्टन थिंग्स. तो जहाँ पर आप कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिसका प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है. इफ़ टू पीपल आर फाइटिंग, इफ़ टू पीपल आर जस्ट प्रैंकिंग, लेट्स से कभी कभार आप प्रैंक्स भी थोड़ी 10 मिनट के लिए देख सकते हैं कि चलें कोई इंटरटेनमेंट है, आप थोड़ा सा यू जस्ट से लाफ, थोड़ी देर के लिए हंस लिया. लेकिन ये कि हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है विद दिस टाइम, बिकॉज एक टाइम था आज से 20-30 साल पहले जब देयर वाज वेरी सेलेक्टेड कंटेंट ऑन टीवीज़. उसके बाद मीडिया पे बच्चे इवन लाइक बच्चों के लिए कार्टून्स अवेलेबल होते थे फॉर अ वेरी स्पेसिफिक स्लॉट. सुबह स्कूल जाने से पहले देख लिए या शाम को देख लिए. एक अब हर वक्त इट्स अ ह्यूज फ्लो ऑफ information. So screen out करना और filter करना, and specifically with the voyeurism point of view मैं ये कहूँगी कि वो चीज़ें जो relate आपको नहीं करता हुआ लगता अपने साथ और आपको उसका कोई यूज़ नहीं लग रहा देखने का, उसके psychological repercussions are very hard to see.
सो उसको 10 दफ़ा सोचें कि ये हम जो देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी किस किस चीज़ पे जा रहा है। आपकी सेल्फ इस्टीम लो होती है समटाइम्स, बाज़ औक़ात आपको जो है वो एग्रेसिव टेंडेंसीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। आप कंपैरिजंस जो है सोशल कंपैरिजंस ड्रॉ करने की इतनी रेप्लिकेशंस हैं, इट कैन लीड टू सेल्फ हार्म, इट कैन लीड टू सुसाइड, इट कैन ईजीली लीड यू टुवर्ड्स डिप्रेशन, एग्जाइटी एंड स्ट्रेस। ये तो मिनिमम चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आती ही आती हैं इसके साथ। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इस तरह से समझा जाए कि बेशक उनका कंसेंट ज़रूर है बट इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा हमें इस पे अपनी विजिलेंस भी रखनी चाहिए। विजिलेंस रखनी चाहिए। एंड सेकेंडली आई थिंक कि हम अपने बच्चों को भी अब वो कंटेंट फिल्टर करने वाला डॉक्टर आमना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हर एक की एक्सेस है। पेरेंट्स अपने तौर पे बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं, आगे कार्टून्स में मेरे चूँकि नीसेस हैं और वो देख रही होती हैं, एंड समटाइम्स आई वॉच विद देम एंड आई थिंक कि ये वो इतनी एक एडिक्शन का फैक्टर है उन चीज़ों में। और इवन ये जो व्लॉगिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आई वोंट नेम एनीवन बट दैट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे बच्चे इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, गालियाँ, स्लैंग लैंग्वेज, और वो बोल रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। पेरेंट्स हैव नो आइडिया कि उनका बच्चा व्लॉग में क्या चीज़ देख रहा है। और आपने कहा कि ऐसी पर्सनल इंटीमेट चीज़ें हैं जो शायद नहीं देखनी चाहिए या एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हाउ टू फिल्टर कंटेंट कि आपके बच्चे जो हैं जो कंटेंट देखें वो आपको पता हो कि वो क्या देख रहे हैं। देखिए ये चीज़ें ना इवेंचुअली फिर लिंक करती हैं आपके फैमिली टाइम, आपकी पेरेंटिंग, आपकी बॉन्डिंग के साथ। मुझे लगता है जो तो थोड़े छोटे बच्चे हैं जिनके साथ पेरेंट्स के बैठ कर बात कर सकते हैं, क्योंकि जब वो थोड़ा एडोलेसेंस की एज क्रॉस कर देते हैं ना तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों को समझाना और बताना। आप बचपन से अगर लाइक 4-5 इयर्स की एज से बच्चों को लेके चले, और उससे पहले इवन कार्टून्स भी, मैं एक और पहले टॉक शो में बात कर चुकी हूँ कि कार्टून्स भी आप अब ऐसे बन गए हैं जो कि थोड़ा सा कंटेंट आपको हेल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप वो कार्टून्स सेलेक्ट करें और आप वो कार्टून्स अपने बच्चों को शुरू से दिखाएं, क्योंकि वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि हम कौन से कार्टून्स दिखा रहे हैं। उसमें बच्चों ने वो चीज़ें बहुत ईजीली सीख लेनी है। अच्छा, फिर देन ये कि आप उनको एक टाइम स्पेंड करें बच्चे पेरेंट्स के साथ, जिसमें उनको आप सिर्फ ये बताएं कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू, टू वॉच, टू ईट एंड इवन टू मेक फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। ये अगर आप कुछ 2 से 3 साल की इनिशियल ट्रेनिंग बच्चों के साथ कर लेते हैं ना, तो आई थिंक उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। वंस जब वो चीज़ ख़राब हो जाती है, जब बच्चा एक बिंज वॉचिंग का आदी हो जाता है या सोशल मीडिया एडिक्ट हो जाता है, तो वो एडिक्शन वैसे ही है, उसके लिए वैसे ही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ेगी जैसे आपको किसी सब्सटेंस अब्यूज़ में पड़ती है। ठीक है, ये ऐसा ही नशा है। हम लोग तो उस नशे से डरते हैं ना, जो हमें लगता है कि शायद हमारे बच्चे की नशे में ना लग जाएं, आइस ना ले लें, वो कुछ और ना ले लें। लेकिन ये भी एक तरह का सोशल मीडिया इज़ अ कंप्लीट एडिक्शन। और इसकी एडिक्शन के लिए आपको वैसे ही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और वैसे ही आपको दूसरी थेरेपीज यूज़ करनी पड़ती हैं जिस तरह से आप सब्सटेंस अब्यूज में करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए नीड टू बी वेरी माइंडफुल, नहीं कि बच्चा कामली बैठा हुआ है अपनी स्क्रीन के आगे और वो कुछ भी तंग नहीं करा। तो यू शुड मॉनिटर व्हाट योर किड इज वाचिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आमना, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। नामवर शायर, अदीब, ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। आज उनकी दूसरी बरसी मनाई जा रही है। जो ड्रामा निगारी हो, उसके अलावा नकात के तौर के ऊपर और शायर के तौर पर जो उनकी पहचान है, जो उन्होंने शोहरत हासिल की, वो डेफिनेटली उनका काम रहती दुनिया तक कहा जाए कि याद रखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है जी। इन्होंने रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के लिए भी कई सीरियल्स भी लिखे। इनके मशहूर ड्रामों की बात की जाए तो वो भी बेतहाशा हैं। वारिस, दहलीज़, आँखों में तेरे सपने जो गीत है इनका, और इसके अलावा अदमी खदमात के एतराफ़ में जी सदाती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी इन्हें नवाजा गया, जबकि उन्होंने 5 मरतबा टेलीविज़न के बेहतरीन राइटर, 16 ग्रेजुएट अवार्ड्स और दीगर अवार्ड्स अपने नाम भी किए। 10 फरवरी 2023 को 78 बरस की उम्र के अंदर वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं उनकी दूसरी बरसी के मौके के ऊपर। अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से जी हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारे सेट के ऊपर इस वक्त किचन के अंदर भी कुछ एक्टिविटी जारी है, लेकिन साथ साथ हमने कुछ डाइट की भी बात करनी है। लेकिन डाइट पर जाने से पहले हम ज़रा अजमल शाह साहब की तरफ चलते हैं, जिनकी स्टेक आई गेस रेडी हो चुकी है, राइट? बस लिटिल बिट, अब थोड़ी सी। ठीक है, क्या हो रहा है थोड़ा सा हमें बताएं। मैम, अभी जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसको,
किस चीज़ में मैरिनेट किया था हमने? स्टेक मैरिनेशन के लिए हमने जो यूज़ किए थे इंग्रेडिएंट्स, उनमें मस्टर्ड था, उनमें वाइट पेपर था, वर्स्टरशायर सॉस थी, साथ में ऑलिव ऑयल था, प्लस सॉल्ट, पेपर एंड डेमी ग्लेस। हमने इन सब चीज़ों का मिक्सचर बना के एक उसकी मैरिनेशन तैयार की थी, जिसमें चिकन को हमने डिप किया हुआ था। और उसके साथ हमने स्टिर फ्राइड वेजिटेबल, जिसमें ब्रोकली, मशरूम्स, ज़कूनी प्लस फ्रेश बीन्स, इन चीज़ों के लिए जैसे आपने डाइट का कहा तो उसको डाइट के अकॉर्डिंग हमने वो भी वेजिटेबल्स भी रखी। अभी देन मैं बना रहा हूँ, ये हमारी मशरूम सॉस बन रही है, जिसमें डेमी ग्लेज ब्राउन सॉस है, गार्लिक है, मशरूम्स अभी होंगे। ये अभी आपको सर्व करेंगे बेक पोटैटो विद सॉस के साथ। ओके, परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो न्यूट्रिशनिस्ट है आमना अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच आमना कि आप तशरीफ़ लाई। अच्छा आमना, हम मुख्तलिफ डाइट्स को जिक्र करते हैं, जब भी आप आती हैं कोई ना कोई डाइट पे हम बात करते हैं। आजकल एक और डाइट है, यो डाइट। मैंने पहली दफ़ा सुना है, बट स्टिल क्या है ये डाइट जी? आप बड़े फेमस हो रही है आजकल। जी बिल्कुल, यो जैसे नाम से ही आपको पता चलता है, यो एक गेम भी होती है जिसको वो हम नीचे करते हैं तो इट्स बैक एंड फोर्थ जाती है। सो उसी तरह से ये डाइट भी है, इसका दूसरा नाम वेट साइकिलिंग भी है। ये एक पूरा वेट का साइकिल है, जिसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जब कोई इंसान बहुत ओवरवेट होता है और उसको लोग बॉडी शेम भी करते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकली उसको होता है कि मुझे फ़ौरन से वेट लूज़ करना है, वो क्रैश डाइट पे चला जाता है और एकदम से फिर वो वेट लॉस होता है। उसके बाद वही वेट जब उसने वो डाइट छोड़ दी तो वो वापस आ जाएगा और अगेन वो फिर साइकोलॉजिकली अफेक्ट होगा कि मुझे दोबारा से वेट लूज़ करना है। तो ये एक साइकिल जो है चलता जाता है, जिसमें वेट लूज़ हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, और उसकी वजह यही है कि वो जो डाइट आप कर रहे होते हैं वो इतनी क्रैश होती है कि वो सस्टेनेबल नहीं है, आप लंबे अरसे तक उसको नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपने छोड़ी, आपका वेट वापस, और इसमें 5 kg से लेके 22 kg तक लोग वेट लूज़ करते हैं, लेकिन ये सारा वो वेट होता है जो वापस आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा आमना, हमारे यहाँ ये एक बड़ा ट्रेंड है कि जब हम डाइट शुरू करते हैं, आपने भी ख़ुद भी मेंशन किया कि डाइट स्टार्ट कर ली, की बड़ी क्रैश डाइट की, डेडिकेटेड होके फॉलो किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने वो डाइट छोड़ी, आपने वेट गेन करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मुख्तलिफ डाइट्स हैं, इन पे आपको लगता है रिसर्च करके अपनी बॉडी टाइप कोई न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके यू शुड ऑप्ट अ डाइट, अदरवाइज ये तो फिर बड़ा वर्स इम्पैक्ट है कि फॉर द टाइमिंग आप पतले हुए और उसके बाद आपकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लोग अक्सर जो है बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं डिफरेंट किस्म की डाइट्स जो हमारे सोशल मीडिया पे हर कोई प्रमोट कर रहा होता है। कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हर डाइट हर एक के लिए नहीं है। स्पेशली अगर किसी को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो उसको तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और जो नॉर्मल एक हेल्दी इंसान भी है, वो अपना वेट मैनेज करना चाहता है, तो उसको फिर भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी किस्म की कोई गलत डाइट जो है वो आपके लिए आगे जाके बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट को लाजमी कंसल्ट करें। ठीक है। अच्छा आमना, अब ये डाइट कैसी होती है, मतलब क्या क्या आप खा रहे हैं इस डाइट के अंदर, और इसको कितना आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करती हैं और कितना अवॉइड करने का, ये थोड़ा सा हमें पैटर्न बताएं जी। सो बेसिकली इसमें ये टोटली क्रैश डाइट होती है। आपने कम से कम इसमें कैलोरीज 1000 कैलोरीज से आप नीचे चले जाते हैं, जो कि अगर मैं न्यूट्रिशन के हवाले से बात करूं तो बहुत अनहेल्दी है। मिनिमम कैलोरीज़ की जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो 1000 है, क्योंकि आपकी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बॉडी ने तो काम करना है, उसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो अगर वो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सारे फंक्शंस उसके डिस्टर्ब होंगे। सो इसलिए ये वाली डाइट तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपने वेट लूज़ करना है तो उसके बहुत सारे हेल्दी तरीके हैं वेट लूज़ करने के। आप अच्छी बैलेंस डाइट लें, सब कुछ खाएं, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं, आप इजीली वेट लूज़ कर सकते हैं। सो कैलोरी डेफिसिट इन पोर्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट वे, और डाइट हमेशा सस्टेनेबल डाइट होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल जो बन सके, क्योंकि जो लाइफस्टाइल बनेगा वही आपके साथ आगे चलेगा। जो आपकी टेम्प्रेरी डाइट होगी वो जैसे ही आपने छोड़ी तो आपका सारा कुछ वापस आ जाएगा, और जो नुकसानात है इसके फ़ायदे तो ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको टेम्प्रेरी तौर पे एक सेटिस्फेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं लोगों से कि आप पतले हो गए। लेकिन अगर हम उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें वो बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले मसल लॉस है। आपका इतना ज़्यादा मसल लॉस हो जाता है, कुछ लोग वेट लूज़ करने के बाद बहुत स्किनी नज़र आते हैं, जैसे वो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। सो मसल लॉस होता है।
वेट गेन जब आप दोबारा से करते हैं तो उसमें फ़ैट की परसेंटेज आपकी बॉडी में बहुत बढ़ जाती है। बेशक आपका वेट जो लूज़ किया था वही वापस आया, लेकिन फ़ैट मज़ीद आ जाता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इतनी वेट में फ्लक्चुएशन आ रही है तो आपकी इंसुलिन भी डिस्टर्ब होती है। और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी है कि कभी वेट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है वेट लूज़ करने की, गेन करने की। सो अगर आपने वेट लूज़ करना भी है तो इट शुड बी इन अ वेरी हेल्दी वे। ये वाकई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें विद टाइम समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, मीनवाइल आमना से हम बात करें, मुझे लग रहा है हमारी स्टेक रेडी हो गई है या सॉस रेडी हो गई है? बस मैम ऑलमोस्ट रेडी है, अगर आप सर्व कर सकते हैं जी अगर जी मैम आपकी प्लीज, रेडी क्यों है नहीं। तो। ओके, ये है बेक्ड पोटैटो जो अजमल साहब इसको सर्व करेंगे। ओके, और इसके साथ ये कौन सी सॉस है जी? मैम सावर सॉस है ये। ओके ओके, नॉर्मली बेक पोटैटो के साथ सावर सॉस ही सर्व की जाती है। ठीक है। ओके, लवली। बेसिकली हमने ग्रिल्ड सॉर्ट ऑफ चिकन लिया है। स्टेक में नॉर्मली बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ ग्रिल्ड होना चाहिए। ओके, मशरूम सॉस इज रेडी। अरे वाह, ज़बरदस्ती। मुझे इसकी यहाँ तक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका खुशबू भी बहुत अच्छी है और शक्ल कितनी अच्छी है। प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, ज़बरदस्त जी, जी मैम। परफेक्ट। फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दें जी। थैंक यू वेरी मच अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमें बताई। अच्छा आमना, अब हमने चूँकि जिस तरह से बात की कि हम वेट लॉस के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ऑप्ट करें। अच्छा, जो न्यूट्रिशन होती है, आपने कहा कि 1000 कैलोरी से कम इज़ वेरी अनहेल्दी, बट बहुत सारे लोग कैलोरी काउंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक हेल्दी डाइट है वो कैलोरी हेल्दी डाइट से फुलफिल नहीं कर रहे होते। ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये तो अरमाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लें और वैरायटी ऐड करें अपने खानों में। जैसे हमारे 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, मीट है, मिल्क, डेयरी वगैरह है। तो ये 5 फूड ग्रुप्स में से आपने एक एक चीज़ रोज़ लेनी है। आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन इनफ होगी तो उसको हम बैलेंस्ड और हेल्दी और वेरी डाइट बोलते हैं, और उससे आप आराम से अपना वेट भी लूज़ करते हैं और आपको तमाम विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं जो आपको फ्रेश भी रखते हैं, आपको एक्टिव भी रखते हैं, क्योंकि आपने वेट लूज़ करने के लिए साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी है, और अगर फिज़िकल एक्टिविटी करनी है उसके लिए भी आपको इनफ एनर्जी चाहिए, तभी आप वो कर सकेंगे। सो इसलिए हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट के लिए अब हमें बता दें जल्दी से क्विकली क्या क्या चीज़ें आपकी डाइट में कंपल्सरी होनी चाहिए? बिल्कुल, उसमें अगर मैं हेल्दी फैट्स की बात करूं तो वो तो लाजमी है, जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये आजकल बहुत सारे लोग अब यूज़ करना भी शुरू हो गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सो वो आप यूज़ करें। ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, ये सारे हेल्दी फैट्स हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, आपको बीमारियों से बचाएंगे भी। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब लोग फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं वेट लॉस में, हालांकि हमें फ्रूट्स जो हैं उनको कंज्यूम करना है, जूसेस को कंज्यूम नहीं करना। सो आप फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं, रॉ वेजिटेबल्स सैलेड की फॉर्म में, वो आप खाएं। चिकन, बीफ, मटन, आप सब कुछ खाएं, लेकिन इन मॉडरेशन, क्योंकि आपको प्रोटीन मिलेगी। और साथ आप सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करें, लेकिन पहली प्रायोरिटी अच्छी डाइट होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया कि आप लाए। आमना अली हमारे साथ मौजूद थी जी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमें टिप्स दिए हैं। मुझे कराची लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखानी है, लेकिन उससे पहले कुछ मैच की मैं आपको अपडेट देती चलूँ जी। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज जारी है। इस वक्त न्यूजीलैंड जो है वो बॉलिंग कर रहा है और साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन में एक आउट हो चुका है। 74 रन का स्कोर है, 50 ओवर्स का आपको पता है मैच है, 16 ओवर्स हो चुके हैं। सो ये ताज़ा तरीन अपडेट है इस मैच की, ये मैंने आपको बता दी है। लेकिन जाते जाते कल जी कराची में 16th जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल है उसका अख्ताम हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशंस हुई। मोहम्मद कामरान की आपकी रिपोर्ट देखें। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कराची लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें अदब व सकाफ़त और फ़िक्री नशस्तें मुनक़िद की गई। कराची के मुकामी होटल में होने वाला 16वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपने अख्ताम को पहुंचा।
लेकिन इसकी गूंज शहर के अदबी हलकों में देर तक सुनाई देती रहेगी। 3 रोज़ा इस अदबी मेले में इल्म और अदब के मतवालों, नामवर मुसन्निफीन, दानिश्वरों और क़ाराइन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ अल्फाज की खुशबू और फिक्री मकालमे की रोशनी हर सू बिखरती रही। आखिरी रोज़ भी किताबों की रोनुमाई समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन हुए, जबकि मुशायरे और कवाली ने समा बांध दिया। शुरा की जानिब से लिटरेचर फेस्टिवल के इनेकाद को खूब सराहा गया। अब ये इस किस्म के फेस्टिवल जो हैं वो मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में होना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे जो कराची को रिप्रेजेंट करें इंटेलेक्चुअली भी और आर्ट के वाइज भी। इंटरेक्शन होती है बहुत से लोगों की, आप लर्न करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पे जो बुक लॉन्चिंग हो रही है, उसके अलावा मोटिवेशन के जो प्रोग्राम हो रहे हैं कराची की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान में भी किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये ताज़ा हवा का झोंका है और इसे जारी रहना चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड हो ना हो, लेकिन आप आओ तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओ। आपके लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है कि यू कैन एक्सपीरियंस समथिंग। कराची लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि अदब, फ़न और फ़िक्र के संगम पर एक ऐसा इज्तिमा है जो अल्फाज के ज़रिए ज़हनों को मनवर करने का अज़म रखता है। शहरियों की भरपूर शिरकत ने यह साबित कर दिया कि कराची की रूह में अब भी किताबों की मोहब्बत और फ़िक्री मकालमे की चमक बाकी है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ कुल 32 सेशन का इनेकाद किया गया, जो इल्म और अदब के मतवालों के तवज्जो का मरकज़ बना रहा। कैमरामैन खालिद जावेद के हमरा मोहम्मद कामरान, पब्लिक न्यूज़, कराची।